सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 9 किरण प्रकाश की इसमें अगले लेक्चर में हम अब प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रिज्म, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेंस के लिए लेंस सूत्र, उसके ऊपर ने स्थापना की थी। लेंस सूत्र के बाद लेंस की क्षमता के बारे में भी उसी में पढ़ा था और साथ में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक, अब हम यहाँ पर प्रिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप वगैरह आ जाएंगे, तो एक चैप्टर ओवर हो जाएगा। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म का मैं आपको एक छोटा सा एक रेखा चित्र बना करके बताऊं। ये इस टाइप से प्रिज्म का शेप होता है, इस टाइप से ये है प्रिज्म, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में प्रिज्म में कि ये दो होते हैं वो त्रिभुजाकार फलक और तीन होते हैं आयताकार फलक। ये इस तरफ है एक आयताकार फलक, एक इस तरफ है। तो ये जो आयताकार फलक ये आपको दिख रहा है इस तरफ, ये इनको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है ये बात। और इसको बोलते हैं वो अपवर्तक कोर, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं इसको बोलते हैं अपवर्तक कोर। ध्यान से देखते जाना, ठीक। जी हमारा आधार हो जाएगा, नीचे अभी लिखा हुआ है हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण, ये इसके कोर हैं और ये अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण है, ये वाला कोण, इसको बोलते हैं प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण कहलाता है, इसको अपनी थ्योरी में यहाँ पर कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। प्रिज्म का कोण कहलाता है ये, ठीक है। तो ये प्रिज्म का हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको कभी लैब में आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान देखने को मिलेगा तो इस टाइप से होगा। लेकिन जब हम प्रिज्म को यहाँ बनाएंगे तो इस टाइप से बनाएंगे तो ये कहलाएगा प्रिज्म का मुख्य अनुप्रस्थ परिच्छेद। माने हम ऊपर से देख रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा रखा हुआ है ऐसा, तो हम कहाँ से कहाँ का भाग देख रहे हैं, हमें इसका ऊपर का भाग देख रहे हैं। तो हम बनाएंगे ऐसा, जब हम कोई काम करेंगे प्रिज्म के अंदर से तो हम उसको बनाएंगे ऐसा। लेकिन ये प्रिज्म आपको जब देखने को मिलेगा तो ऐसा, तो परिभाषा बना दें तो क्या बनेगी? तीन आयताकार, देखो एक सामने एक यहाँ एक यहाँ, तीन आयताकार दो त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या बनी? तीन आयताकार, 1 2 3 सामने का, तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार, एक ऊपर एक नीचे, पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म के बारे में हमारी डेफिनेशन हुई, ठीक है। अब प्रिज्म में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण आती है तो इसके आधार की ओर झुक जाती है, तो हम वो तीन यहाँ पर हम त्रिभुजाकार उसके आधार पर, अब आधार तीन जो होते हैं हमारे पास, तीन जो होते हैं आयताकार पृष्ठ, उसमें से दो अपवर्तक तो एक आधार जैसा काम करता है। अब ये देखें इसमें क्या होता है, जिसने एक प्रिज्म को बनाया, देखना प्रिज्म, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ हो जाएंगे, ये आधार वाला काम करेगा। अब ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका अभिलंब होगा, अभिलंब। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो जाना था सीधी, सीधी जाना था, लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये ऐसी चलेगी, मान लो ये ऐसी चली गई, ठीक है ना, ये ऐसी। अब यहाँ पर फिर ये अभिलंब खींचेगा, अब ये कहाँ से कहाँ जा रही है? अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो जाना ऐसा था लेकिन ये दूर हटेगी, ऐसी चली जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार ये इसका आधार है यहाँ पर, तो ये आधार की वो बैंड होकर झुक गई। तो जब कोई प्रकाश का प्रिज्म में से पास आउट होती है, प्रिज्म में से निकलती है, तो उसके आधार की ओर झुक जाती है, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना, आधार की ओर झुक जाती है। ये प्रिज्म का मुख्य अनुप्रस्थ परिच्छेद बना हुआ है। अब ये आपतित किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण को हम निर्गत किरण नाम दे देंगे, ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी। इसको हम अपवर्तित बोल देंगे, अभी थ्योरी में अंतर करने के लिए इसको बोलेंगे निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण हो जाएगी हमारी। ये हमारा आपतन कोण कहलाएगा, चलो मैंने इसको नाम दे दिया, मान लो I1। ये हमारा प्रिज्म के अंदर अपवर्तन कोण कहलाएगा, चलो मैंने नाम दे दिया R1। ये प्रिज्म के अंदर अपवर्तक कोण दूसरे सिरे पर, ये आपतन कोण कहलाएगा, नाम दे दिया
I2 स्क्वायर दे दिया, इसको मैंने ई नाम दे दिया, निर्गत करण। निर्गत कोण को क्या नाम दे दिया? ई। ठीक है ना, या I1 I2 को दे सकते हैं, जो भी हमारे लिए देना हो। तो मेरे को पुस्तक में I1 I2 है तो मैं I1 I2 दे देता हूँ। लेकिन ये जो प्रकाश करण का ये जो मार्ग आपको दिख रहा है, ये कि अगर ये नहीं होता तो इसमें ऐसा जाना चाहिए था, और ये निर्गत करण है, तो अगर हम दोनों को पीछे को बढ़ाएं इसको, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, इसको बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण कहलाता है आपतितकरण, आपतितकरण व निर्गतकरण, निर्गतकरण के बीच बनने वाला कोण, के बीच का कोण, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है बताइए? विचलन कोण क्या कहलाता है? आपतितकरण, आपतितकरण है ऐसी जाती सीधी, और ये निर्गतकरण है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है इसको विचलन कोण कहते हैं। इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा। तो ये विचलन कोण हमारा हो गया। अब ये कहलाता है प्रिज्म का कोण। इसको प्रिज्म का कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म का कोण क्या कहलाता है बताओ मुझे? प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण कहलाता है प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण, दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। ठीक है ना, इसे हम अपने थ्योरी में कैपिटल ए लिखेंगे। ये हमारे पास विचलन कोण हो गया, ये हमारे पास प्रिज्म का कोण हो गया, और ये प्रिज्म के द्वारा एक करण आरेख हो गया कि कैसे कैसे प्रकाश करण जाएगी। ठीक, ये अभिलंब है। अभी इधर चित्र बनाएंगे जब डेरिवेशन में तो आपको बताएंगे। अब ये जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अपन को आती है कि ये जो विचलन कोण होता है डेल्टा, और जो प्रिज्म का कोण होता है ई, इन दोनों का योगफल I1 और I2 के बराबर होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये परीक्षा में भी आपको आ सकती है, लॉजिक पूछा जा सकता है कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। क्या? प्रति ध्यान करो इसको। विचलन कोण और आपतन कोण का योगफल निर्गत कोण और आपतन कोण के योगफल के सदैव बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि विचलन कोण जो होता है ये आपतन कोण से प्रभावित होता है। ये जो विचलन कोण है ये आपतन कोण से क्या होगा? प्रभावित होगा। आपतन कोण बदलेगा, ये है, तो विचलन कोण भी बदल जाएगा। ये बात आपके समझ में आ रही है? हाँ, आ रही होगी। ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है सामान्यतः, एक निश्चित बात करें, अब अपन को ये लग रहा होगा हमेशा कि आपतन कोण बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों होता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। तो पहले मैं फिर से इस बात को क्लियर कर दूं कि विचलन कोण और आपतन कोण का जो योगफल होता है वो आपतन कोण, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल होता है वो आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा था इसमें कि किस प्रकार प्रभावित होता है आपतन कोण के साथ विचलन कोण, किस प्रकार प्रभावित होता है, ये समझने की बात है। तो क्या होता है, जैसे आपतन कोण का मान लीजिए हमने घटाया तो विचलन कोण का मान भी घटेगा। सीधा रलित तो देख रहे हैं, आपतन कोण घटाएंगे तो विचलन कोण का मान भी घटेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपतन कोण के एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद जब आपतन कोण बढ़ाओगे तो विचलन कोण भी बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इस मान को बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको? न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है ना। और इस स्थिति में जो प्रिज्म रखा होता है उसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। अब मैं आपको इसके बारे में फिर से ऊपर लिख लिख करके समझाऊं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। ठीक है। तो आपने पहली बात तो क्या जाना, किन किन चीजों के बारे में जाना? विचलन कोण के बारे में, आपतन कोण के बारे में, और ये संबंध जाना अपने की डेल्टा, आपने जाना कि डेल्टा प्लस ए इक्वल टू होता है I1 प्लस I2। तो इससे हमें पता चला कि विचलन कोण व
प्रिज्म के कोण, प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण व निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। निर्गत कोण के, यार हल्ला कर रहा है वो, निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना। ये तो विचलन कोण व प्रिज्म के कोण का योगफल जो होता है वो आपतन कोण व निर्गत कोण के योगफल के कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। विचलन कोण सभी समझ गए, एक बार फिर से बता देते हैं विचलन कोण क्या होता है। ये आपतित किरण है, ये इस तरफ की और नीचे निकल गई, तो ये आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण उनके बीच का जो कोण होगा ये, इसको बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। निर्गत किरण ये और आपतित किरण के बीच का कोण। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, I1 घटने पर डेल्टा घटेगा, तो इसके I1 घटेगा, जैसे हम I1 का मान घटेंगे यानी आपतन कोण का मान घटेगा, वैसे वैसे विचलन कोण का मान भी घटता है। फिर आपतन कोण के एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, तो इस मान को ही बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पर होंगे कि आपतन कोण के विशेष मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, ठीक है ना। इस मान को, विचलन कोण के इस मान को, विचलन कोण के इस मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया। आपतन कोण के विशेष मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, तो विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे हम डेल्टा एम लिखेंगे थ्योरी में, डेल्टा एम, इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है ना। तो आप समझ जाना, एम यहाँ पर मिनिमम को शो कर रहा है। न्यूनतम विचलन कोण हो गया। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में कुछ विशेष चीजें हमें प्राप्त होती हैं। इस स्थिति में क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, नंबर 1 I1 बराबर I2 हो जाता है। I1 बराबर होता है I2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपतित किरण और निर्गत किरण अपवर्तक पृष्ठों के साथ समान कोण पर झुकी होती है, यानी आपतन कोण निर्गत कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। एक हो जाता है इस स्थिति में। दूसरा इसमें क्या मिलता है हमें, दूसरा में मिलता है R1 बराबर R2 हो जाता है इस स्थिति में। मतलब R1 क्या होता है, यहाँ से अपन ने खींचा था, यहाँ से तो ये वाला हमारा था R1, ये वाला था हमारा R2, माने पहले पृष्ठ के साथ अपवर्तन कोण R1 और दूसरे पृष्ठ के साथ आपतन कोण R2, तो R1 और R2 क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा अगर ये दोनों कोण बराबर हैं ये, तो जो ये अंदर वाली किरण है ना, ये अंदर वाली किरण जो अपवर्तित किरण वो आधार के समांतर हो जाती है। माने जो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण होती है, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण आधार के समांतर हो जाती है, आधार के समांतर होती है। ये आपको ये 3 चीजें यहाँ पर याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होते हैं। R1 बराबर R2 मतलब पहले पृष्ठ पर अपवर्तन कोण और दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण ये बराबर हो जाते हैं, और प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण आधार के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में 3 कंडीशन आपको प्राप्त होती है, ये अपन को ध्यान रखना है।
ठीक है। दूसरा हमें क्या है, अब हमारे यहाँ पूछा जाता है, अच्छा इस स्थिति में प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति कहते हैं प्रिज्म की। मतलब अगर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो, तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जब प्रिज्म रखा हो तो उसको बोलते हैं प्रिज्म की न्यूनतम विचलन की स्थिति। तो यदि कोई प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा है, इसका मतलब ये कंडीशन आपको मिल जाएंगी। अब आता है न्यूनतम विचलन कोण और उसके बीच में एक ग्राफ को हम जरा देख लेते हैं, आपतन कोण के बीच में ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं विचलन कोण व आपतन कोण के बीच ग्राफ। अगर आप उसकी ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा होगा, देखिए ध्यान दे कैसा होगा। यहाँ पर ले लेते हैं हम विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा। यहाँ पर लिया मैंने आपतन कोण। ये आपको पूछा जा सकता है कि अभी ग्राफ खींचता है क्या होता है, ऐसे खींचता है, ऐसे खींचता है ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना आप इसको कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ रहा है तो विचलन कोण देखो घट रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ा तो विचलन कोण क्या हो गया, घटा। लेकिन जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंडीशन, इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पर जब आपतन कोण के विशेष मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो गया, इसको डेल्टा एम लिख देते हैं। इसके बाद जैसे ही आई बढ़ा तो ऊपर हो गया, फिर से बढ़ रहा है, देखिए तो ये कहलाती है हमारी न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति ये है। तो ये विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में ग्राफ है किसी प्रिज्म के लिए। ये आपको इसकी जो आकृति है ध्यान रखनी है कैसा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विचलन कोण आपतन कोण के बीच में ग्राफ बनाइए तो आपको ये बनाना, यहाँ पर आपको विचलन कोण ले लेना, यहाँ पर आपतन कोण ले लेना है, ठीक है। और कैसे बनाना है, पहले लाओगे नीचे और फिर इसको ऊपर उठाने लगोगे। इसका मतलब हुआ कि पहले आपतन कोण बढ़ने पर विचलन कोण घट रहा है, देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो घट रहा है, और फिर ये विशेष मान पर इसका मान कैसा हो गया, न्यूनतम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर से आपतन कोण बढ़ा तो विचलन कोण ऊपर उठने लगा, यानी कि बढ़ने लगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि पहले आपतन कोण बढ़ने पर विचलन कोण घटता है, फिर एक विशेष मान पर आप विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा, और फिर इसके बाद फिर से आपतन कोण बढ़ने पर विचलन कोण बढ़ता है। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ है, तो ग्राफ की आकृति याद रखना और इसको बना करके देख लेना, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र, ठीक है ना। अब प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र पर आ जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र। अब इसकी लिखेंगे, इसकी स्थापना करेंगे, ठीक है ना। ये होता है n इक्वल टू या n21 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 होल अपॉन साइन a अपॉन 2। ये इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक सूत्र की स्थापना, इसको अपन प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा मेन मोटो है आज की थ्योरी का, है ना। इसके साथ ही प्रिज्म का जितनी चीजें अपन को है वो सब ओवर हो जाएंगी। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र क्या होता है, देखें इसके चित्र पर ध्यान देना बच्चों, है ना। चित्र में कैसे बनाना इस पर ध्यान देना। ये प्रिज्म का मुख्य अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इसको ए नाम दे देते हैं, बी दे दिया और ये सी। यहाँ से एक प्रकाश का माली इस पर आती है इसके पृष्ठ पर, और ये क्या होगा, यहाँ पर ये पर अभी यहाँ पर क्या होगा, ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। इसको जाना कैसा था, सीधा जाना था ऐसे, लेकिन नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसे झुक गई, नीचे होगी। तो फिर मैंने यहाँ पर फिर से एक अभिलंब खींचा, इस पर अभिलंब हो गया, अभिलंब है, ठीक है ना। तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो इसको जाना ऐसा था, लेकिन ये दूर हटेगी तो ऐसे चलेगी, ठीक है। ध्यान देना इस पर, है ना। जिसमें एरो बने हैं वो कर्ण है, बाकी अभिलंब वगैरह है। अब ये इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं अगर, तो ये यहाँ से इसको यहाँ पर मिलेगी, तो इसको यहाँ पर हमारा इसको बोलेंगे विचलन कोण,
ये हमारा विचलन कोण है डेल्टा, ये विचलन कोण, ठीक है। अब ये इसको मैं नाम दे दिया n1 पहला विलंब, n2 दूसरा विलंब हो गया। ये आपतन कोण को नाम दे दिया PQ, ये आपतित कोण हो गई, ठीक है ना, PQ। QR ये अपवर्तित कोण हो गई, RS ये निर्गत कोण हो गई। अब ये यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको मैं नाम दे दिया I1, ये आपतन कोण हो गया, और यहाँ पर जो कोण बनेगा विलंब के साथ I2 नाम दे दिया, निर्गत कोण हो गया। और यहाँ पर अभिलंब के साथ जो अपवर्तित कोण बना रही है इसको मैंने नाम दे दिया R1, सॉरी फॉर दैट, R1, और इसको मैंने नाम दे दिया R2, ये कोण R2 हो गया, ठीक है। अब ये प्रिज्म का कोण है, सिग्नल बना दी, बस ये हो गया। और यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, ये हमारा एक चित्र बन गया, ठीक है ना। ये वाला किरण आरेख आपको बनाना है प्रिज्म के अपवर्तनांक वाले सूत्र में, याद रहेगा। पहले एक ट्रायंगल बना लेना है, तो मुख्य अनुप्रस्थ परिच्छेद हो गया। इसके बाद फिर ये आपतित किरण, ये निर्गत अपवर्तित किरण, और ये निर्गत किरण, ठीक। और ये अभिलंब NN1 Q पर और NN2 R पर अभिलंब, ये अपवर्तक पृष्ठ है। और ये I1 आपतन कोण, ये निर्गत कोण, और ये R1 R2 ये प्रिज्म के अंदर ये अपवर्तित कोण और ये अपवर्तन कोण, और यहाँ पर हो गया हमारे प्रिज्म के अंदर दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण। अब यहाँ इसका जैसे कि हम हर बार करते हैं, थोड़ा सा इसका नामांकन लिख देंगे। नामांकन करने से क्या होगा, चित्र की थ्योरी आपको नहीं लिखना पड़ेगी, है ना। नामांकन तो ABC क्या है, ABC है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है ना, ABC। और AB व AC ये क्या है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, इनको आप बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ यहाँ पर, ठीक है। और BC को बोलेंगे आधार, BC क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रिज्म का आधार हो जाएगा। अब PQ क्या है, यहाँ पर एरो बना दे, आपतित किरण है, आपतित किरण। RS PQ QR देना चाहिए, QR अपवर्तित किरण दे दो, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण। RS निर्गत किरण हो गई, निर्गत किरण हो गई, ठीक है ना। अब NN1 व NN2 ये अभिलंब है, ठीक है ना, अभिलंब हो गए। और कुछ है, ठीक है, कोणों को भी लिख देते हैं। तो I1 ये है आपतन कोण, या इसको बन, ठीक, आपतन कोण। I2 निर्गत कोण हो गया, निर्गत कोण। R1 प्रिज्म के अंदर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। R2 प्रिज्म के अंदर आपतन कोण, प्रिज्म के फलक AC पर आपतन कोण, AC पर आपतन कोण, ठीक है ना। तो ये अपन ने क्या कर दिया, इसका सारा का सारा नॉमिनेशन कर दिया, है ना। तो ये चित्र बनाना है और ये आपको इसकी नामांकन ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, है ना। तो अपन यहाँ पर एक लाइन क्या लिख देंगे कि चित्र में एक बड़ी प्रिज्म द्वारा एक बड़ी प्रकाश किरण का, चित्र में प्रिज्म द्वारा एक वर्णी, इसको मैं एक वर्णी प्रकाश लिख रहा हूं, एक वर्णी प्रकाश किरण का, एक वर्णी प्रकाश किरण के अपवर्तन का किरण आरेख प्रदर्शित है,
करण आरेख प्रदर्शित है। ठीक है ना, क्या है ये? चित्र में प्रिज्म द्वारा एक वर्णी प्रकाश कण, ये मैंने मोनोक्रोमिक प्रकाश लाइट रे ली है। क्यों? क्योंकि प्रिज्म की विशेषता होती है बच्चों, अगर कोई श्वेत प्रकाश कण है तो वो 7 रंगों में तोड़ देगा। तो आपके अंदर एक कंफ्यूजन आएगी कि एक प्रकाश किरण गई और ये ऐसी आई। और मैंने तो सुना था कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, तो टूट जाती है 7 रंगों में। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने कौन सी प्रकाश किरण ली है? एक वर्णी मोनोक्रोमिक ली है, एक बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसको एक ही बनाएंगे। अब एक किरण थोड़ी टूटेगी, एक ही रंग की होगी, जैसे रेड है तो टूटेगी थोड़ी, ब्लू है तो टूटेगी थोड़ी। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम चित्र बना रहे हैं तो इस चित्र में ये जो प्रकाश किरण बनी है ये एक वर्णी है, ठीक है ना, मोनोक्रोमिक है। तो चित्र में प्रिज्म द्वारा एक वर्णी प्रकाश किरण के अपवर्तन का करण आरेख प्रदर्शित है, तो प्रदर्शन हो गया, ठीक है ना। अब माना वायु के सापेक्ष, माना वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक n है, n मान लिया, n21 मान लें, जो भी लिखना हो पर n मान लिया, ठीक है ना, n है। तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लगाओ, स्नेल के नियम से क्या आ जाएगा हमारे पास? n इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? n इक्वल टू आएगा हमारे पास साइन आई बटे साइन आर, या यदि आपतन कोण है, मान लीजिए आई हो और अपवर्तन कोण क्या हो? आर हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर। लेकिन यहाँ पर आई इस्तेमाल, देखिए प्रिज्म का अपवर्तन निकाला तो यहाँ पर आई है वो I1 और आर है वो R1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? I1 अपॉन R1, ठीक है ना। या आई बटे आर भी लिख देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिखते हैं हमने, है ना। अब यदि I1 व R1 बहुत छोटे कोण हो तो n बराबर इतनी, बस इसको इतनी छोड़ दे, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ये सबको समझ आ गया? आ गया होगा, ठीक है ना। n बराबर आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अब चित्र में देखिए अब क्या करना है, ये हमारा एक समीकरण बन गया, ये हमको लास्ट में हमारे काम आएगा, ठीक है ना। अब ये इसको हमको बना करके रखना है। अब जरा ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो बोर्ड पर। अब यहाँ पर क्या होना है, ध्यान दीजिए कि इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज है। तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऊपर वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, ये ऊपर वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में आपको बहिष्कोण प्रमेय लगाना है, बहिष्कोण प्रमेय। फिर आपको ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में आपको चारों कोणों के फल वाला प्रॉपर्टी लगानी है। और फिर जो नीचे वाला त्रिभुज है, इसमें आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल वाला प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऊपर वाली में इसमें अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पर लिखेंगे चित्र से त्रिभुज, अब इसको मैं नाम देता हूँ PQRS, यहाँ पर नाम दे देते हैं T। तो त्रिभुज TQR में, ठीक है ना, कैसे? बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी है आपने, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बहिष्कोण प्रमेय से क्या होती है? बहिष्कोण प्रमेय कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोण के फल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा बराबर, बाहर का कोण है डेल्टा, डेल्टा बराबर ये वाला कोण आ जाएगा, यानी कोण TQR, कोण TQR प्लस कोण TRQ। तो ये बाहर वाले इस कोण का मान इनके योगफल के बराबर होता है। अब TQR का मान कितना होगा? आप ध्यान से देखो, ये I1 है तो ये भी तुम्हारा I1 होगा, और ये I2 है तो ये वाला भी हमारा I2 होगा। तो ये I1 में से R1 घटा दो, तो इसको लिखेंगे हम I1 माइनस R1 प्लस किसको? TQR, ऊपर वाले को, है ना, ऊपर वाले को ना। तो ये पूरा है वो हमारा कितना? I1 है ना। I1 में से R1 घटा दो तो ये बनेगा I1 माइनस R1। ये वाला कितना बचेगा? I2 माइनस R2। ये पूरा I2 है और ये R2 है, तो इसको लिख दो हमारा I2 माइनस R2। अभी I1 I2 को हम साथ में कर लेते हैं, तो ये I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। इतना समझ आ गया?
आ गया होगा। क्या किया हमने, बहस कॉम्पेयर में लगाई टी क्यू आर में, टी क्यू आर में बहस कॉम्पेयर में लगाई। अब अपन आ जाते हैं इस चतुर्भुज को, देखिए इस चतुर्भुज में, इसमें देखो इसमें क्या है हमारे चतुर्भुज में, ए क्यू एन आर में इन दोनों का योगफल ये अभिलंब है, तो ये 90 90 180 है, तो इनका भी 180 होगा, इनका टोटल भी कितना होगा 180 होगा। तो अब देखो चतुर्भुज चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, ए क्यू एन आर में चतुर्भुज दिख रहा है आपको, ए क्यू एन आर, इसमें इन दोनों का योगफल है वो 180 में कोण ए क्यू एन प्लस कोण ए आर एन इनका टोटल होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि अभिलंब है ना, तो अभिलंब तो 90 का एंगल बनाएगा ना, ये अभिलंब तो वही कहलाता है, तो ये तो 90 का एंगल होगा, ठीक है ना। तो अब इनका योगफल 180 है, तो इनका भी 180 बचेगा, क्योंकि चारों कोणों के फल 360 होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए का साइन बना कर यहाँ पर लिखोगे एंगल ए प्लस ए वाला क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर, इनका टोटल भी कितना होगा 180 होगा, हो गई वो तो इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अच्छा देखते चलिए समीकरण कितना आ गया। फिर से देखो अपन ने इसमें क्या लगाया, पहले टी के बारे में बहस कॉम्पेयर में, ए क्यू एन आर में सम्मुख कोणों को 180 ले लिया। अब आते हैं अपन नीचे वाले त्रिभुज पर, अब त्रिभुज क्यू एन आर में, ठीक है ना, तो तीनों कोण त्रिभुज की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, त्रिभुज के तीनों कोणों के फल कितना होता है 180, तो लिखो इसको, तो आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर, इन सब का टोटल कितना होगा 180 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करो, इसको दे दो समीकरण नंबर कौन सा 4, समीकरण नंबर 4, ध्यान देना बच्चों। अब समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दो, समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा हमारा, एंगल ए प्लस क्यू एन आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर तो कैंसिल हो गया, तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2 आ गया, इसके दे दो समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समीकरण नंबर, फिर से बता दूं 3 पार्ट कौन कौन से हुए याद करने को। सबसे पहले पार्ट में आपको बहस कॉम्पेयर में लगानी है, फिर आपको इसमें चतुर्भुज के चारों कोणों को इक्विवेलेंस वाली प्रॉपर्टी से 2 का 180 है, तो 2 का 180 ले लेना है, फिर यहाँ पर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है, कौन से त्रिभुज में क्यू एन आर में। इतना सबको समझ में आ गया, हाँ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 है ना, R1 प्लस R2 को क्या लिखा हमने ए लिखा, तो अगर मैं समीकरण 3 2 के साथ 5 को कंपेयर करूं, तो मैं R1 प्लस R2 को लिख सकता हूं ए, लिख सकता हूं ना, हाँ लिख सकता हूं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 व 5 से, किससे 2 व 5 से, 5 है हमारे पास, 5 समीकरण है, तो 5 से 2 को सुधार रहे, तो क्या आ जाएगा डेल्टा बराबर आ जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 माइनस ए, इसको मैंने एंगल ए लिख दिया बस, I1 प्लस I2 माइनस ए लिख दिया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 6। अब हमारे 5 और 6 हमारे काम के हैं, ठीक है ना, 5 और 6 हमारे काय के हैं, काम के हैं। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं तो मानो क्या प्रूफ हो गया, याद करो, अगर मैं इसको इस तरफ लिखूं तो प्रूफ हो गया कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आयतन कोण और निर्गत कोण के फल के बराबर होता है, प्रूफ हो गया। अब आपको परीक्षा में इतना भी आ जाए, देखो क्योंकि 12th क्लास का एग्जाम है और आपको आ कुछ भी सकता है, तो अगर आपको परीक्षा में ये आ गया कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म में विचलन कोण और आपतन कोण इनका योगफल
सॉरी विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। तो आपको इतना डेरिवेशन कर देना है, यहाँ तक इतना ही करना है बस, तो प्रूफ हो गया। तो आपको समझ आया मैंने क्या प्रूफ कर दिया? मैं फिर से दिखा दूं, ए को इस तरफ लिख दूं तो हमने सिद्ध कर दिया है डेल्टा प्लस ए बराबर I1 प्लस I2। देखो ये सिद्ध हो गया। तो मैंने क्या सिद्ध हो गया हमारा कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण अंतर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है, जिस पर हमने बात चालू की थी अभी आज प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के लिए। तो ये प्रूफ करने को परीक्षा में आ सकता है आपको, है ना। देखो आजकल जो एमपी बोर्ड के पेपर हैं वो भी सीबीएसई पैटर्न पर आने लगे हैं, तो कहीं 20 से भी आपको पूछ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर रेखांकित कर दूं बात को कि यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया है कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का जो योगफल है वो आपतन कोण अंतर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है, दैट्स ऑल। लेकिन चूंकि हमारा अभी ये लक्ष्य नहीं है तो हम एक दूसरे पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अब यहाँ पर शर्त लगाओ न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अर्थात डेल्टा बराबर डेल्टा एम पर मान लीजिए ये प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में अर्थात जब क्या हो डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो तब क्या होगा, अर्थात इतने इतने पर, तब हमें पता है I1 बराबर I2 हो जाता है ना। I1 बराबर I2, तो इसको लिख दो बराबर I माना, इसको मैंने I मान लिया, माने I1 I2 बराबर हो जाते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। हाँ ठीक है। और R1 बराबर क्या हो जाता है R2 हो जाता है, तो इसको मैंने R मान लिया, माने आपतन को अंतर्गत कोण बराबर हो जाते हैं, अभी समझाया था आपको। और प्रिज्म के अंदर आपतन कोण और प्रिज्म के अंदर अपवर्तन कोण ये और दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण ये भी बराबर हो जाते हैं। तो अब हम ये वाली कंडीशन इनमें लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए को क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बराबर आएगा R प्लस R मतलब 2R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा बराबर I प्लस I, नहीं आएगा I प्लस I हो जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। ठीक, मैं एक बार और यहाँ पर लिख दूं, थोड़ा सा मैं एक कंडीशन यहाँ पर आपको वो जैसी थी वो वैसे लिख दे, परीक्षा में हो सकता है इस बार वो ऐसा पूछ ले, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ वापस, ए यहाँ ले आओ, तो डेल्टा प्लस ए बराबर आ गया हमारा I1 प्लस I2, इसको दे दो समीकरण नंबर 6, ठीक है ना। ये हमारा प्रूफ हो गया कि विचलन कोण और प्रिज्म कोण का योगफल आपतन कोण निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। अब देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या आ जाएगा हमारा, अर्थात यानी कि डेल्टा बराबर डेल्टा एम, तब I1 बराबर हो जाता है I2, इसको बनना I मान लेना, और R1 बराबर हो जाता है R2, तो इसको बनना R मान लिया, ठीक है ना। दोनों को I1 बराबर क्या हो जाएगा I2 में, अर्थात तो अब समीकरण 5 से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए बराबर आ जाएगा, सिर्फ ए लिख देते हैं, ए बराबर आ जाएगा R प्लस R, यानी कि ए बराबर हो गया 2R, या R बराबर हो जाएगा A/2, R बराबर हो गया A/2। फिर देखो ए बराबर हो गया R प्लस R, R1 को भी R लिखेंगे, R2 को भी R लिखेंगे, तो ए बराबर R प्लस R यानी ए बराबर 2R, तो R बराबर A/2। फिर समीकरण 6 से देखो, समीकरण 6 से, तो समीकरण 6 में देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा को क्या लिखना है डेल्टा एम प्लस ए बराबर आ जाएगा I प्लस I, नहीं आएगा, I1 को भी मुझे I लिखना है, I2 को भी I लिखना है, तो 2I हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एम क्या लिख देते हैं, डेल्टा एम प्लस ए बराबर हो जाएगा 2I, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालो, तो I बराबर क्या हो जाएगा A प्लस डेल्टा एम बटे 2,
तो ये हमारा किसका मान आ गया, आर का आ गया, आर का आ गया, और ये किसका आ गया हमारा, आई का आ गया। ठीक है ना। अब आ जाते हैं समीकरण 1 पर। समीकरण 1 से अब जरा समीकरण 1 देखो कहाँ था, ये देखो यहाँ था ना ये। तो यहाँ पर मुझे I1 को क्या लिखना है, I, और R1 को क्या लिखना है, R। तो N बराबर क्या आ जाएगा, साइन I बटे साइन R, नहीं आ जाएगा, साइन I बटे साइन R समीकरण 1 से। अब I की वैल्यू लिखना है A बटे 2, R की वैल्यू, और I की लिखना है J। तो यहाँ से N बराबर आ जाएगा या करके, या N बराबर साइन A, एक I की वैल्यू कितनी है, A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन नीचे क्या है साइन R, तो साइन R की वैल्यू क्या लिखेंगे, A अपॉन 2। यही सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया। तो ये क्या प्रूफ हो गया हमारा, अपवर्तन सूत्र प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को एक बार और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, पिक्चर पूरी आ रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से सभी बच्चे इसको समझ लो, है ना, पूरा चित्र, पूरा डेरिवेशन एक बार फिर से समझ लो। हम प्रिज्म के लिए अपवर्तन सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। ये होता है साइन एन बराबर, ये सूत्र होता है हमारा एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होल अपॉन साइन ए अपॉन 2। ए यहाँ पर प्रिज्म का कोण है और डेल्टा एम यहाँ पर विचलन कोण। सबसे पहले आपको एक प्रिज्म बनाना है, मुख्य निपष्ट परिच्छेद, आपतित कर्ण, अपवर्तित कर्ण, निर्गत कर्ण। तो ये अभिलंब NN1 NN2 और ये आपतित कर्ण की अभिदिशा बनाना है, इसको पीछे बढ़ाना है, यहाँ विचलन कोण बना देना है। नामांकन ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद हो गया, AB AC अपवर्तक पृष्ठ हो गए AB और AC, BC आधार हो गया, PQ और QR, PQ और QR, सॉरी PQ आपतित कर्ण है, QR ये प्रिज्म के अंदर अपवर्तित कर्ण है, और RS को क्या देना है, निर्गत कर्ण। NN1 NN2 अभिलंब हो गए, NN1 NN2 अभिलंब हो गए, I1 आपतन कोण, R2 निर्गत कोण, I1 R1 प्रिज्म के अंदर अपवर्तन कोण, और R2 प्रिज्म के फलक पर AC पर आपतन कोण। ये अब चित्र में प्रिज्म द्वारा एक वर्णित प्रकाश कण का अपवर्तन का क्रमादेश प्रदर्शित है। माना वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक n है, तब स्नेल के नियम से n बराबर होगा साइन I बटे साइन R। अब यहाँ पर इसको समीकरण 1 दे दो और फुर्सत अपन। अब चित्र से त्रिभुज TQR, पहले TQR में लेना है ऊपर वाले बहस कोण पर में लगाओ, तो डेल्टा बराबर आएगा ये और ये, यानी डेल्टा बराबर TQR प्लस TQR प्लस TRQ, और इसकी वैल्यू है I1 माइनस R1, इसकी I2 माइनस R2। ये I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2 ये हो गया। और यहाँ से I1 I2 इकट्ठा कर लो, माइनस दोनों में से कॉमन ले तो R1 प्लस R2 हो जाएगा समीकरण 2। अब AQNR में इन दोनों का एक फल 180 है, क्योंकि अभिलंब है तो 90-90 का कोण है, तो इनका एक फल भी 180 होगा, तो लिख दिया कोण A प्लस QNR बराबर 180। अब QNR को ले लो, QNR इस त्रिभुज में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो R1 प्लस R2 प्लस QNR इनका एक फल 180 लिख दो। अब समीकरण 3 और 4 को कंपेयर करो, तो दोनों 180 के बराबर हैं, तो LHS बराबर कर दिए, तो ये QNR कैंसिल आ गया। अब समीकरण 2 और 5 से ये और ये 5 को ले लो, 2 ये है और 5 ये है, तो यहाँ से R1 प्लस R2 को A लिख दो, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण अंतर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। समीकरण का परीक्षा में आता है सिद्ध करने, तो इतना ही करना है। अब न्यूनतम वितरण की कंडीशन लगा दो, इसमें क्या होता है, A बराबर डेल्टा बराबर डेल्टा एम, यदि डेल्टा बराबर डेल्टा एम हमारे विचरण कोण का न्यूनतम विचरण कोण के बराबर है, तो I1 बराबर I2 हो जाता है, R1 बराबर R2, इसको I मान लो, इसको R मान लो। तो समीकरण 5 पर आओ, पहले 5 ये है, तो A बराबर आएगा R प्लस R, A बराबर 2R, तो R बराबर A बटे 2। और समीकरण 6 पर आओ, तो डेल्टा को डेल्टा एम लिखो, A बराबर I प्लस I 2I,
तो 2i बराबर a प्लस डेल्टा एम, तो i बराबर a प्लस डेल्टा एम बटे 2। अब समीकरण 1 पर आओ, तो n बराबर होगा साइन i बटे साइन r, क्योंकि i1 को i लिखेंगे, r1 को r लिखेंगे, और i की वैल्यू ये है और r की वैल्यू ये है, तो i और r के मान लिखने पर आंसर आ गया n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होल अपॉन साइन a अपॉन t, और नीचे लिख देना यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये डेरिवेशन समाप्त होता है। इसके बाद आप इसको कम से कम 2 बार, इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप लोग देखना, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, करके देख लेना। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे, है ना।